हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। समाज शास्त्र का वायरल मॉडल पेपर आप सभी के सामने लेकर आए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके पेपर में हूबहू छपने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर जितना आप तैयार कर लेते हैं, मॉडल पेपर जितना तैयार कर लेते हैं, उतना कम समय में आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाती है। मैं सिंपल आसान शब्दों में आपको समाज शास्त्र को समझाऊंगा, आप आसानी से याद कर पाएंगे। हूबहू ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ निर्देश वगैरह दिए रहते हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। 1 से लेकर 10 तक आपको बहुविकल्प पेपर देखने को मिलेगा। 11 से लेकर 20 तक जो है अति लघु प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको लगभग 25 से 30 शब्दों में देना होगा। फिर 21 से लेकर 26 जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और इसका उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना होगा। और फिर आपका 27 से लेकर 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, जिसका उत्तर लगभग 150 शब्दों में आपको लिखना होगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे बहुविकल्पीय प्रश्न से यहाँ पे। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 1 नंबर के लिए। आर्य समाज की स्थापना किसने की है? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले। तो कभी कभी ब्रह्म समाज आर्य समाज में लोगों को कन्फ्यूजन होता है। आज मैं आपको कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आर्य समाज लिखा गया है, इसका राइट आंसर आपका दयानंद सरस्वती हो जाएगा। आप इसको याद करिए, जैसे यहाँ पे लिखा है आर्य, ठीक है। तो आर्य समाज में यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे आप इसको महसूस करके जो आर्य लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे आर्य रहेगा। आर्य लोग जो हैं ये दया नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? दया नहीं करते हैं। तो दयानंद सरस्वती हो जाएगा। जो आर्य लोग हैं ये दया नहीं करते हैं। किस पे दया नहीं करते हैं? समाज पे दया नहीं करते। तो ऐसे भी आप रीड करके याद करिए, ठीक है। और जैसे राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो जो ब्रह्म समाज है वो ब्राह्मण से संबंधित मान लेते हैं। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो राजा होते हैं, ऐसे भी समझ लीजिए, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं, यहाँ पे मैं किसी जातिवाद का नाम यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, बस ये समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है या ब्रह्मा मान लेते हैं, तो ब्रह्मा जी क्या है? राजा हैं। तो इस प्रकार से आप इसे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगरीय समाज की विशेषता नहीं है? नगरीय समाज की विशेषता नहीं है। गतिशीलता है, एकरूपता है, प्राथमिक संबंध है, यानी प्राथमिक से संबंध जरूर है। यहाँ पे कृषि जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कह रहा कि एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 में एक पुस्तक आई थी, किसने लिखा था? ठीक है, तो उसमें आपका जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, थॉमस रॉबर्ट माल्थस, आंद्रे वेतेई। तो उसमें आपका जवाब हो जाएगा रॉबर्ट माल्थस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे के बाद चौथा जाता है, जाति क्या है? जाति संस्था है, समूह है, समिति है, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर जाति जो है एक समूह है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्य क्या है? तो राज्य जो है एक संस्था है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है यहाँ पे, सामाजिक स्तरीकरण का तात्पर्य क्या है? तो सामाजिक जो स्तरीकरण है वो असमानता को दर्शाता है। यहाँ पे राइट आंसर आपका सामाजिक असमानता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि चिपको जो आंदोलन है उसका उदाहरण है। तो ये पार्षद की आंदोलन से है, किसान आंदोलन से है, दलित आंदोलन से, या फिर जनजातीय। तो ये आपका राइट आंसर पार्षद की आंदोलन से है। चिपको आंदोलन जो है ये उत्तराखंड में चलाया गया था वनों संरक्षण के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यानी आरटीआई की बात हो रही है, राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है। ये आया था 2005 में। इसमें राइट आंसर 2005 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां है कि पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? तो इसमें आपके 3 स्तर होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। पहला होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है क्षेत्र पंचायत, तीसरा होता है जिला पंचायत। तो इसमें आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने, यहाँ पे हरित क्रांति जो है वो प्रारंभ किस दशक में हुआ था? तो ये दशक है 1960 से 70 दशक में। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बात करते हैं 10 बहुविकल्पीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों आइए सरल आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जैसे क्वेश्चन है, ग्रामीण समुदाय को परिभाषित कीजिए। जनसंख्या वृद्धि दर से आप क्या समझते हैं? संस्कृति को परिभाषित कीजिए। दिव्यांग की प्रमुख समस्याएं बताइए। सांप्रदायिकता को स्पष्ट कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, यहाँ भी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले ग्रामीण समुदाय की बात करते हैं। तो देखिए नाम से स्पष्ट यहाँ पे है कि यहाँ पे नाम लिखा है ग्रामीण, यानी यहाँ पे जो गाँव के समुदाय है उसके
उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो आप अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा गांव में क्या क्या होता है, वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए इसमें लिखेंगे ग्रामीण समुदाय वह समूह होता है जो गांव में रहता है। पहला पॉइंट गांव में रहता है। दूसरा यहाँ पे आगे उसके कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, इन कार्यों में लगे रहते हैं, उन्हें ग्रामीण समुदाय कहा जाता है। ठीक है, आगे इसमें थोड़ा और लिख सकते हैं, इनकी जीवन शैली सरल होती है और आपसी में संबंध जो होता है वो घनिष्ठ होता है। जो समुदाय के लोग होते हैं आपस में एक घनिष्ठ संबंध होता है इनका। ग्रामीण समाज में परंपराएं रीति रिवाजों का विशेष महत्व होता है। दोस्तों आपको बता दें कि आप इसे बिना याद की याद कर सकते हैं। कैसे? आप अपने गांव को एक बार देख लीजिए। ठीक है, गांव में अगर आप रहते हैं तो गांव को एक बार देख लीजिए। गांव में कृषि होता है, पशुपालन होता है। ज़्यादातर अगर कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है, गांव में कोई चोर आ गया तो क्या करते हैं, सब लोग जो है इकट्ठा होकर जो है साथ देते हैं ना, मदद करते हैं। तो घनिष्ठ संबंध होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। शहरों में नहीं होता है, तो ही आपको इसमें लिखना है। दोस्तों आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि दर मतलब क्या होता है कि जनसंख्या जो बढ़ रही है वो कितने प्रतिशत से बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, उसके बारे में आपको बताना है। तो उसमें आप लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि दर किसी निश्चित समय में, ठीक है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है या फिर जनसंख्या में जो बढ़ोतरी होती है वही जनसंख्या वृद्धि दर होती है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह जो है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रव्रजन यानी प्रवास, इसे प्रवास भी कह सकते हैं, प्रवास यानी आवागमन पर निर्भर करती है। ठीक है, जिस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि संस्कृति को परिभाषित कीजिए। संस्कृति क्या होती है? संस्कृति से आशय होता है कि किसी समाज की जो जीवन शैली होती है, जो आचार विचार होते हैं, जो मान्यताएं होती हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, जो उनकी कला धर्म परंपराएं होती हैं, वही संस्कृति होती हैं। हिंदू की अपनी अलग संस्कृति होती है, मुस्लिम की अपनी अलग होती है, बौद्ध सिख जैन अपनी अपनी सबकी एक संस्कृति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। यह समाज के लोगों को व्यवहार को दिशा देती है और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिव्यांग की प्रमुख जो है समस्याएं क्या हैं? दिव्यांग का मतलब विकलांग होता है। जैसे मान लो कोई अंधा है, लंगड़ा है, लूला है, तो उसे अंधा लंगड़ा लूला न कह के उसे एक सम्मानजनक शब्द देते हैं दिव्यांग। ठीक है, या विकलांग भी कहते हैं, तो विकलांग भी कहते हैं, लेकिन विकलांग से ज़्यादा बढ़िया दिव्यांग शब्द है, तो इसलिए दिव्यांग शब्द इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे लिखेंगे दिव्यांग को क्या समस्या है? शिक्षा की समस्या है, रोजगार की समस्या है, परिवहन की समस्या है, आने जाने में बहुत सारी समस्याएं, कितनी सारी समस्याएं हैं। तो आप एक कोई लंगड़ा व्यक्ति है, कोई लूला व्यक्ति है, कोई अंधा व्यक्ति है, आप उसे एक बार देख लीजिए और उसके बारे में महसूस कर लीजिए, आप अच्छे से लिख पाएंगे। समाजशास्त्र में यही तो होता है, आसानी से आप समाज को देख के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ना रट्टा मारने की जरूरत है, ना तो याद करने की जरूरत है, अंडरस्टैंडिंग है भैया बस। ठीक है, आगे इसमें लिख सकते हैं कि समाज में उन्हें अक्सर भेदभाव उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सरकारी योजनाओं होने के बावजूद भी इन तक जो है उनकी पहुंच जो है सीमित रहती है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे सांप्रदायिकता को स्पष्ट कीजिए। सांप्रदायिकता जो शब्द है ये संप्रदाय से बना है। ठीक है, संप्रदाय से बना है और संप्रदाय का मतलब ऐसा गुट, ऐसा समूह, ऐसी जाति या फिर ऐसा धर्म के लोग। अब यहाँ पे देखिए सांप्रदायिकता जो शब्द है एक सोच है, एक विचार है। कैसे, किस प्रकार से? इसमें लिखेंगे कि जिसमें लोग अपने धर्म या संप्रदाय या फिर क्षेत्र या फिर अपने जाति को श्रेष्ठ मानकर अन्य धर्मों या जाति के प्रति असहिष्णुता मतलब कि उसे नीचा दिखाने का काम करते हैं, या फिर इससे समाज में जो है तनाव झगड़े ये सब उत्पन्न होते हैं, तो इसी को सांप्रदायिकता के नाम से जाना जाता है। ये राष्ट्रीय एकता के लिए काफी हानिकारक होते हैं। सिंपल है। ठीक है, आगे दोस्तों इसमें आ गया है नगरीय समाज के जो है क्या तात्पर्य है। अभी आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ग्रामीण समाज के बारे में, तो ग्रामीण जो समाज होती है वो गांव में रहती है, यहाँ पे नगरीय समाज है तो नगर में रहती है। सिंपल, तो आप इसमें लिखेंगे नगरीय समाज उन संगठनों या संस्थाओं या समूहों का समूह होता है जो सरकार से स्वतंत्र होकर समाज कल्याण के लिए कार्य करते हैं। कुछ एनजीओ चलाते हैं, कुछ श्रमिक संगठन बनाते हैं, कुछ महिला समूह होते हैं, कुछ लोकतांत्रिक मजदूर बनाते हैं। ठीक है, अगर ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे किताबी भाषा लिखा, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। नगरीय समाज वो होती है, पहला पॉइंट, जो नगरों में निवास करती है और इनका जो मुख्य काम होता है वो आपका
उद्योग में लगे होते हैं, या तो अपना कोई व्यवसाय करते हैं, या तो बिजनेस करते हैं, या तो फिर जो है नौकरी में लगे होते हैं। तो इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपके सामने, औद्योगिक समाज की 3 विशेषताएं बताइए। देखिए, जैसे ग्रामीण समाज है वैसे नगरीय समाज है, जैसे नगरीय ग्रामीण समाज है वैसे औद्योगिक समाज है। औद्योगिक समाज का मतलब होता है जो उद्योगों के आसपास जो समाज निवास करती है। ठीक है, उद्योगों के आसपास जो समाज निवास करती है उसी को औद्योगिक समाज कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलता है, वहाँ पे आसानी से सुविधा मिल जाती है। तो इसके बारे में 3 विशेषता लिखना है, 3 नंबर आपको मिलेगा। तो फटाफट इसके बारे में देख लीजिए। यहाँ मशीनों और तकनीकों का उपयोग जो है अधिक होता है। ठीक है, लोगों का जीवन शहरी और आधुनिक होता है, उत्पादन बड़े पैमाने पर और कारखानों में होता है, और श्रम का विभाजन होता पूरी तरह से स्पष्ट होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से औद्योगिक समाज के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे कृषक वर्ग। कृषक वर्ग मतलब यहाँ पे किसान से संबंधित है। जो किसान वर्ग होते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल से लिख सकते हैं। कृषक वर्ग उन लोगों को कहा जाता है जो भूमि की खेती करने, जो भूमि पर खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। इनमें छोटे मध्यम बड़े किसान शामिल होते हैं। इनका मुख्य कार्य कृषि उत्पादन करना होता है। ठीक है, चलिए आगे है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन यहाँ पे नाम से स्पष्ट है, परिवर्तन है। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। ठीक है, कोई भी बदलाव हो रहा है, ये बदलाव कहाँ हो रहा है? समाज में हो रहा है, तो इसीलिए इसे सामाजिक परिवर्तन कहा गया है। ठीक है, अब इसमें आप लिखेंगे सामाजिक परिवर्तन से आशय समय के साथ साथ समाज की संरचना, विचार, मान्यताओं और संस्थाओं में होने वाले बदलाव को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। यह शिक्षा, तकनीकी, आर्थिक प्रगति और संस्कृतिकरण से कारण से होता है। तो समाज में जो परिवर्तन होते हैं, जो बदलाव होते हैं, उसी को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सिंपल पॉइंट। आगे दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न पर। जनजाति को जो है परिभाषित कीजिए, या जनजाति से आप क्या समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, जनजाति जो है इनका भी अपना एक समूह होता है। जनजाति समाज जो है वह समूह होता है जो प्राकृतिक परिवेश में रहता है। प्राकृतिक परिवेश रहने का मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में, यहाँ पे रहते हैं, प्राकृतिक वादियों में रहते हैं। अपनी इनकी एक विशिष्ट भाषा होती है, अपनी इनकी संस्कृति होती है, अपनी इनकी परंपरा होती है, और ये समानता पहाड़ी जंगली क्षेत्रों में रहते हैं, वे आत्मनिर्भर जीवन जीते हैं। तो इस प्रकार से इसके बारे में सिंपल शब्दों में दोस्तों आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे, 6 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछा है कि क्षेत्रवाद क्या है, क्षेत्रवाद को नियंत्रित करने के जो है सुझाव दीजिए। तो जब आप परिभाषा लिखेंगे क्षेत्रवाद क्या है, तो इसमें आपको 2 अंक मिलेगा। जब इसके बाद नियंत्रित करने को सुझाव देंगे तो 4 अंक मिलेगा। ठीक है, कम से कम एक पेज में इसको आंसर आपको फिनिश करना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट ऐसे आंसर आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई देंगे। आइए इसका उत्तर देखते हैं, कितने आसान शब्दों में आप यहाँ पे लिखेंगे। पहले क्षेत्रवाद के बारे में समझ लेते हैं। तो पहले क्षेत्रवाद यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे और लिखेंगे, क्षेत्रवाद जब लोग अपने राज्य, क्षेत्र या भाषा के आधार पर अलग अलग पहचान की भावना रखते हैं और अपने क्षेत्र के हितों को पूरे देश से ऊपर मानते हैं, तो उससे राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बन जाता है। इसको अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो आप इतना समझिए, जैसे आपने अभी संप्रदायवाद के बारे में समझा था या सांप्रदायिकता के बारे में समझा था, ऐसे यहाँ पे क्षेत्रवाद के लोग हैं। जैसे मान लीजिए कोई यूपी का रहने वाला है, कोई बिहार का रहने वाला है, कोई महाराष्ट्र का रहने वाला है, कोई तमिलनाडु का रहने वाला है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यूपी बिहार के जो लोग होते हैं ये कमाने जाते हैं महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, चेन्नई वगैरह में, या फिर दिल्ली वगैरह में कमाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोजगार कम मिलते हैं, तो लोग कमाने जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर महाराष्ट्र या तमिलनाडु के लोग अपने आप में कहें कि हमारे जो है महाराष्ट्र में या हमारे राज्य में यूपी बिहार वाले नहीं आएंगे, तो ये क्षेत्रवाद की भावना है। इसको एग्जाम्पल से आप समझ के लिख सकते हो अपने शब्दों में। ठीक है, यहाँ पे ये परिभाषा हो जाएगा। अब इसको नियंत्रण करने का क्या सुझाव है, मतलब कि ऐसा ना हो, उसको नियंत्रण करने को सुझाव बता दीजिए। तो चलिए बता देते हैं फटाफट। यहाँ पे लिखेंगे, सभी क्षेत्रों को समान विकास किया जाए। यानी अगर मान लीजिए कोई एक क्षेत्र ए है, कोई एक क्षेत्र बी है, कोई एक क्षेत्र सी है, मान लेते हैं, और मान लेते हैं यहाँ पे जो ए वाला क्षेत्र है काफ़ी ज़्यादा विकसित है, ठीक है, बी वाला थोड़ा कम विकसित है, सी वाला बहुत कम विकसित है, तो लोग क्या करेंगे, जो सी वाले बी वाले होंगे ये ए वाले क्षेत्र में कमाने जाएंगे।
तो अगर सबका विकास समान होगा तो शायद हम इस क्षेत्रवाद को रोक सकते हैं, इसको नियंत्रित कर सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास होगा। लेकिन विकास कहाँ होता है, कहीं कहीं विकास होता है। आगे इसमें देखिए नेक्स्ट इसमें क्षेत्रीय असमानताएं जो है इसको दूर करना। जो क्षेत्र में असमानताएं फैलाई जाती हैं उसको भी दूर करना चाहिए। शिक्षा को जो माध्यम है वो राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाई जाती है, तो उसे काम करना चाहिए शिक्षा पर। आगे है क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृति को सम्मान करना चाहिए, चाहे वो यूपी की क्षेत्रीय भाषा हो या फिर बिहार की क्षेत्रीय भाषा हो या महाराष्ट्र की क्षेत्रीय भाषा हो, हम सभी का सबका सम्मान करना चाहिए। आगे दोस्तों इसमें क्वेश्चन है कि भारत में भूमि सुधार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या भारत की जो भूमि सुधार है इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत में भूमि सुधार किसानों की दशा सुधारने के लिए किए गए थे। कुछ प्रमुख सुधार हुए थे, जैसे जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त कर देना, खत्म कर देना, यानी जमींदारी प्रथा जो थी उसे खत्म कर दिया गया। जो बिचौलिए थे उसको हटाया गया। बिचौलिए का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे किसान थे, ठीक है, किसान थे और किसानों से जो है अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज कर लेते थे, ठीक है, किसान जो है अंग्रेजों को कर देते थे। अब यहाँ पे एक बीच में एक बिचौलिया आ गया, बीच में क्या आ गया, बिचौलिया आ गया। कौन, जमींदार आ गया, ठीक है, इसे जमींदार को बिचौलिया कहा गया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे किसान जो है वो जमींदार को कर देने लगे, क्योंकि जमींदारी प्रथा लागू हो गई। तो जमींदार जो क्या करते थे, किसान से कर लेते थे, और किसान जो कर जमींदार को देते थे वही जमींदार किसान जो है कर लाकर अंग्रेजों को देता था। तो बीच में जो बिचौलिए थे ये कभी कभी घपला कर देते थे कि जो है मान लो कि 10 कुंटल अनाज आया तो 5 कुंटल अंग्रेजों को देते थे। जमींदार कहते थे कि किसानों ने इतना ही दिया है। तो ये जो बीच का बिचौलिया था इसे समाप्त कर दिया गया, यही बिचौलिया है, ठीक है। आगे देखिए भूमि की सीलिंग कानून। भूमि की सीलिंग कानून का मतलब क्या है, अधिकतम भूमि की जो सीमा है वो निर्धारित की गई, वो तय कर दी गई। अगला पॉइंट इसमें ले सकते हैं, भूमि का पुनर्वितरण किया गया, यानी गरीब और भूमिहीन जो किसान थे उनको जमीन दी गई, भूमि दिया गया जिनके पास भूमि नहीं था। आगे यहाँ पे किराएदार जो थे, किराएदार में सुधार किया गया, यानी बटाईदार की सुरक्षा की गई और उनके किसानों को जो है अधिकार दिए गए, ठीक है। आगे दोस्तों इसमें है लिख सकते हैं कि भूमि अभिलेख सुधार किए गए, जैसे भूमि के जो रिकॉर्ड थे वो व्यवस्थित किए गए, और इन सभी सुधारों से ग्रामीण असमानता घटाने और जो है कृषि उत्पादन बढ़ाने में काफी मदद मिली। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए, इसके प्रकार बताइए। तो यहाँ पे 2+4 का फार्मूला लागू होता है। जब सामाजिक आंदोलन के बारे में आप बताएंगे तो 2 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे, और फिर जब इसके प्रकार बताएंगे तो 4 अंक आपको मिलेंगे। तो पहले फटाफट देख लेते हैं सामाजिक आंदोलन के बारे में। इसमें दोस्तों आप लिखेंगे सामाजिक आंदोलन यह संगठित प्रयास है जिसमें लोग किसी सामाजिक परिवर्तन या सुधार के लिए एकजुट होकर कार्य करते हैं। इसका उद्देश्य समाज में न्याय, समानता और सुधार लाना होता है, यानी आंदोलन होता है समाज के हितों के लिए किया जाता है। आगे इसमें लिखेंगे कुछ ऐसे आंदोलन हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे सुधारवादी आंदोलन, जिसमें आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये सब आंदोलन हुए हैं। आगे इसमें क्रांतिकारी भी आंदोलन देखने को मिलते हैं जो समाज की व्यवस्था को पूरी तरह से बदलना चाहते थे। पर्यावरणीय भी आंदोलन हुए हैं, जैसे चिपको आंदोलन भी आपने नाम सुना, अभी ऊपर आपने पढ़ा है। महिला आंदोलन भी हुए हैं, महिलाओं के अधिकारों के लिए भी बहुत सारे महिला आंदोलन हुए हैं। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं आसानी से। इसके बाद तो क्वेश्चन आता है यहाँ पे जाति और वर्ग में अंतर बताइए। तो जाति क्या होती है और वर्ग क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए जाति जो होती है वो जन्म पर आधारित होती है, इसको एक प्रकार से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। जाति जो होती है वो जन्म पर आधारित होती है, जो जिस जाति में जन्म लेता है वही जाति उसकी जुड़ जाती है। लेकिन जो वर्ग होता है वो आर्थिक स्थिति पर आधारित होता है। आप किसी भी जाति में रहते हो, चाहे A, B, C, D कोई भी जाति हो, मैं किसी जाति का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, आप किसी भी जाति में रहते हो, अगर आपके पास पैसा आ जाएगा तो आप अपनी स्थिति को बदल सकते हैं, आप उच्च वर्ग में आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं आएगा तो आप गरीबी की श्रेणी में रहेंगे, यानी आपका जो वर्ग होगा वो निम्न होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो उच्च वर्ग में आते हैं, यानी आर्थिक जो स्थिति है उस पर वर्ग तय होता है, ठीक है। जाति जो होती है बदली नहीं जा सकती है, लेकिन वर्ग जो होता है बदला जा सकता है। सिंपल दोस्तों अंतर बताया गया है, यहाँ पे आसानी से याद कर सकते हैं। जाति जो होती है वो जन्म से मिलता है, और जो वर्ग होता है वो योग्यता और आय से मिलता है। जो आपकी योग्यता होगी, जो आपका इनकम होगा, आय होगा, उसके आधार पर मिलता है। जाति जो होता है अपनी ही जाति में विवाह करना होता है, लेकिन जो वर्ग होता है वो किसी भी वर्ग में विवाह कर सकता है, ठीक है। अगर आपके पास पैसा आ जाएगा तो आप किसी भी जाति
जाति में जाके विवाह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस प्रकार से जातियाँ बटी होती हैं। 4 वर्ण होते हैं जातियों की, लेकिन जो वर्ग होता है इसमें गरीब होते हैं, मध्यम वर्ग और अमीर वर्ग होते हैं। इसमें कोई जो है जाति नहीं होती, वर्ग इस प्रकार से डिवाइड होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारत में सांस्कृतिक विविधता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सांस्कृतिक विविधता क्या होती है इसके बारे में आप लिखेंगे। भारत एक विविधता वाला देश है, यहाँ अनेक भाषाएं, धर्म, रीति रिवाज, खान पान, परिधान यानी वस्त्र पाए जाते हैं। उत्तर में पंजाबी, कश्मीरी में संस्कृति, द्रविड़, दक्षिण में द्राविड़ संस्कृति और पश्चिम में मराठी और गुजराती परंपराएं देखने को मिलती है। इसीलिए इसे कहा गया है सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विविधता का मतलब होता है कि जिस देश में या जिस क्षेत्र में अनेक प्रकार की संस्कृति पाई जाती है, तो भारत में कई प्रकार की संस्कृतियां पाई जाती हैं। आगे दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं, तो कई संस्कृतियां जाहिर सी बात पाई जाती हैं। हिंदू की अपनी अलग संस्कृति होती है, मुस्लिम की अपनी अलग संस्कृति होती है, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन इन सब की अपनी अलग संस्कृति होती है, लेकिन सब लोग मिलकर जुलकर रहते हैं। यही विविधता है, भारत की सबसे बड़ी पहचान है, जो अनेकता में एकता को, भावना को दर्शाती है। ठीक है, आगे दोस्तों इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट है, उदारीकरण के परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें उदारीकरण के बारे में लिखेंगे। उदारीकरण 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में लाया गया ताकि विदेशी निवेश और निजी क्षेत्रों को बढ़ावा मिल सके। इसमें कुछ परिणाम निकलकर सामने आए थे, तो उसमें लिखेंगे विदेशी कंपनियों का आवागमन हुआ या फिर आगमन हुआ, रोजगार के नए अवसर बने। दूसरा पॉइंट, तकनीकी और औद्योगिक का विकास हुआ। चौथा पॉइंट, प्रतियोगिता बढ़े जिससे उपभोक्ता को बेहतर वस्तुएं मिली। आगे से में ले सकते हैं लेकिन ग्रामीण जो समुदाय के लोग थे, गरीब जो थे, मतलब गरीब लोग थे, वो काफ़ी पिछड़ गए। आय की असमानता भी देखने को मिली। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उदारीकरण ने भारत की अर्थव्यवस्था को खोला है और कुछ चुनौतियाँ भी दी हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन शुरू होता है दीर्घ उत्तरीय, जहाँ पे आपको 8 अंक मिलेंगे। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जैसे स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन का वर्णन कीजिए। यहाँ पे अथवा करके क्वेश्चन देगा, अगर आपको ये नहीं आएगा तो अथवा करके देता है। दहेज प्रथा क्या है, समाज पर उसके दुष्परिणामों का उल्लेख कीजिए या फिर वर्णन कीजिए। फिर इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन रहेगा, भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है और 8 नंबर मतलब 8 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। अगर आपको नहीं आता तो अथवा करके देता है कि हरित क्रांति ग्रामीण समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का जो है वर्णन कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिर 29 नंबर क्वेश्चन रहेगा, सामाजिक सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य का उल्लेख कीजिए, नातेदारी को परिभाषित कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों एक चीज आपको बता दें कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप जो है ले सकते हैं, सीधा मोबाइल नंबर पर भेज देंगे। उससे पहले अगर आप ITI करना चाहते हैं तो CB विकल ITI गुरु यूट्यूब चैनल को आप देख सकते हैं। वहाँ पे ITI से संबंधित हमेशा सही जानकारी आपको दी जाती है। अगर आप करना चाहते हैं, कोई दोस्त करना चाहता है, तो आप उसे CB विकल ITI गुरु यूट्यूब चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। नंबर आपके सामने मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे नंबर आप नोट कर सकते हैं। इस पर आप मैसेज कर देंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। 92 50 26 35 35। ठीक है, 92 50 26 35 35 व्हाट्सएप नंबर है। इससे मैसेज कर देना, मैं सारे PDF आपको भेज दूंगा। इसका उत्तर भी लॉन्ग वाला के मैं नीचे यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, ताकि जो आप इसे अच्छे से रिवीजन कर पाएँ, अच्छे से पढ़ पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।